नमस्कार। आज हम मूक कोर्सेज़ का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम आज बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में। जब कभी पारिस्थितिकी की बात की जाती है तो हमें लगता है कि हम पर्यावरण को समझने से पहले हमें सबसे पहले जिस इकाई को समझना होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, वो है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। इकोलॉजी के आज हम इस पाठ्यक्रम में बात करेंगे इकोलॉजी के परिचय और उसके प्रकार के बारे में। जब इस सत्र में जो आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इस सत्र में हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो है पारिस्थितिकी से अभिप्राय क्या है, यानी पारिस्थितिकी का मतलब क्या है, पारिस्थितिकी की अवधारणा और उद्भव क्या रहा, कैसे उसका उद्भव हुआ, क्या इसकी अवधारणा है और पारिस्थितिकी के प्रमुख यानी उपविभाग क्या हैं और उनके प्रकार क्या हैं, इसके बारे में आज हम इस पाठ्यक्रम में बात करेंगे। इस सत्र में आपसे बात करेंगे। इस जो आज हम आपके साथ सत्र ये इकोलॉजी पे यानी पारिस्थितिकी पे बात कर रहे हैं, इसमें इस अध्ययन के कुछ उद्देश्य भी हैं। हम अगर इसके पहले उद्देश्य को देखें तो पारिस्थितिकी शब्दावली और इसके संदर्भ का उचित अभिप्राय समझना, यानी पारिस्थितिकी को उस रूप में समझा जाना चाहिए जो इसका वास्तविक अर्थ है। कई बार पारिस्थितिकी को परिवेश से पारिस्थितिकी को परिस्थितियों के रूप में भी समझाया जाता है या उसे समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पारिस्थितिकी का एक निश्चित वैज्ञानिक अर्थ है, उसे हमें समझना चाहिए और इसका तत्संबंध अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य निष्पादन करने में इसका उपयोग होगा। पारिस्थितिकी अवधारणा और उसके विकास के कालक्रम को जानना भी आवश्यक है। पारिस्थितिकी शब्द का केवल अर्थ ही नहीं बल्कि उसकी अवधारणा क्या है, उसका कालक्रम विकास कैसे हुआ है, उस पर भी हम इसमें बात करेंगे। और तीसरी बात है पारिस्थितिकी के प्रमुख प्रकारों से अवगत होना, यानी उसके उप विभागों से अवगत होना और तदनुरूप आगामी ज्ञान के लिए हम तैयार होते हैं। इस उद्देश्य के साथ हम इस पाठ्यक्रम में इस बिंदु को पारिस्थितिकी को आज आपके साथ बात करने जा रहे हैं। पारिस्थितिकी से चलिए पहली बात करते हैं, पारिस्थितिकी से अभिप्राय क्या है, यानी पारिस्थितिकी का मतलब क्या है, कैसे समझा जाए। देखिए पारिस्थितिकी शब्द जो आया है वो मूलतः परिवेश या परिस्थितियों से है। परिस्थितियों को हम मानवीय संदर्भ में न देखें, परिस्थिति को हम या पर्यावरण या वातावरण के रूप में देखें और उसी को लेते हैं हम परिवेश यानी अगर हम अपनी बात करें, यदि मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात करूं, तो हमारे चारों ओर जो भी जैविक और अजैविक जो भी उपस्थित है, जो भी समुदाय, जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ, जो भी हवाएं, गैस, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ उपस्थित है वो मिलकर हमारा परिवेश बनाता है। तो यहाँ हम जब पारिस्थितिकी की परिभाषा को अगर हम समझें, पारिस्थितिकी के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो अभिप्राय, सबसे पहली जो परिभाषा निकल कर आती है वो इस प्रकार आती है कि किन्हीं विशेष वातावरणीय दशाओं में निवास कर रहे। अब यहाँ विशेष क्या है, वातावरणीय दशाएं, क्योंकि मछली जिस वातावरण में रहती है वो वातावरणीय दशाएं बिल्कुल अलग है। ऊँट जिस वातावरण में रहता है वो ऊँट की वातावरणीय दशाएं अलग हैं। मरुस्थल में यदि हम जाएंगे तो मरोद्भिद जो भी वहाँ पर पादप हैं, जो भी जीरोफाइट्स बैठे हुए हैं, उन मरोद्भिद पादपों का परिवेश बिल्कुल अलग है, वातावरण बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार में कछुआ, मेंढक, जितनी भी जीवों की हम बात करेंगे, सब हो सकता है कई प्रकार के जीव एक साथ एक वातावरण में निवास करते हों, लेकिन अन्य जीवों की, भिन्न भिन्न जीवों के परिवेश भी, वातावरण भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ये बात जब पारिस्थितिकी को समझाया जाता है, पारिस्थितिकी के बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है किन्हीं विशेष वातावरणीय दशाओं में निवास कर रहे जैविक समुदाय, यानी जिसमें समस्त पादप और प्राणी आ जाते हैं। जैविक समुदाय की जब हम बात करते हैं, अजैविक समुदाय की जब हम बात की जाएगी, अजैविक जो घटक कहे जाएंगे उनकी जब हम बात करेंगे, उनमें जल है, वायु है, मृदा है, खनिज है, ताप दाब आदि जितने भी जो जिनमें जीवन नहीं है, जीवंत नहीं है, उनको अजैविक घटक के रूप में कहा जाता है। तो हम एक बार पुनः देखते हैं इस परिभाषा को, इन जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के संदर्भ में कैसे परिभाषित किया गया है। किन्हीं विशेष वातावरणीय दशाओं में निवास कर रहे जैविक समुदाय, यानी समस्त पादपों एवं प्राणियों का समूह, और वहाँ स्थित अजैविक घटकों यानी जल, वायु, मृदा, खनिज, ताप दाब आदि के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं, अंतर संबंधों और प्रतिफलों से निर्मित अद्वितीय दशाएं, हर जीव जो जहाँ निवास कर रहा है उनके और वातावरण के बीच में जो अंतर संबंध होता है, जो अंतर क्रियाएं होती हैं, उससे एक अद्वितीय, एक यूनिक
इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक यूनिक वातावरण क्रिएट होता है, तो उसको कहते हैं हम अद्वितीय दशाओं के कार्य कारण संबंधी अध्ययन को पारिस्थितिकी से संबोधित किया जाता है या पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये पारिस्थितिकी की परिभाषा को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को स्पष्ट देखना होगा। एक, जीव समुदाय बैठा हुआ है, एक जीव प्रजाति, एक अकेला जीव भी हो सकता है, उसकी प्रजाति पूरी जाति हो सकती है, उसका समुदाय हो सकता है, और विभिन्न जीवों से मिलकर भी समुदाय निर्मित होता है, तो वो भी हो सकते हैं। तो इन जैविक समुदायों और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतर क्रियाएँ होती हैं, उनके बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, उनसे जो और उसके कारण से उसके प्रतिफल के स्वरूप में जो अद्वितीय वातावरण निर्माण होता है, जो अद्वितीय परिवेश का निर्माण होता है, उसके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी को हम अगर दूसरे शब्दों में समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं विशेष वातावरणीय दशाओं में स्थित जैविक यानी बायोटिक एवं अजैविक यानी एबायोटिक घटकों यानी कंपोनेंट्स के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं और अंतर संबंधों के प्रतिफल स्वरूप निर्मित अद्वितीय परिवेश का सकारण अध्ययन। यह वह शब्द है सकारण, पहले भी जो आया है उसका जो हमने शब्द लिया था उसमें हम जिसकी वैज्ञानिक व्याख्या की बात करते हैं, जिसके कारण को हम समझा रहे होते हैं, इनके बीच में ये अंतर क्रियाएँ क्यों हो रही हैं, इनके बीच में ये अंतर संबंध क्यों हैं, इस अद्वितीय परिवेश का, इस यूनिक जो एनवायरनमेंट जो बनाया गया है, उनकी क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप, उनके अंतर संबंधों के प्रतिफल स्वरूप वो ऐसा क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना, इसकी यदि व्याख्या की जाए तो वो पारिस्थितिकी का अध्ययन कहा जाता है। अन्य शब्दों में पारिस्थितिकी को एक और रूप में समझा जा सकता है कि किन्हीं विशेष भौगोलिक दशाओं में, अब यहाँ देखिए वही वातावरण, वही पर्यावरण जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको एक नया नाम दे दिया गया भौगोलिक दशाओं। भौगोलिक दशाओं में वो पूरा जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैविक जो घटक हैं, उन सब का समावेश हो गया। तो यहाँ पर किन्हीं विशेष भौगोलिक दशाओं में निवासित जैविक समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी और वहाँ के वातावरण के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं और अंतर संबंधों का सकारण अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अब पारिस्थितिकी की जो भिन्न भिन्न परिभाषाएं जो निकल कर आती हैं, अभी हम कुछ और परिभाषाओं की बात भी करेंगे, लेकिन जो कुछ परिभाषाएं निकल कर आती हैं उनकी मूल भावना में तीन चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, आइए हम फिर एक बार देख लेते हैं किस किस की बात की गई कि किन्हीं विशेष वातावरणीय दशाओं, विशेष दशाओं की बात की जा रही है। उसके लिए भौगोलिक दशाओं शब्द यूज़ किया, वो का उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए पर्यावरणीय दशाओं का शब्द उपयोग किया जा सकता है, लेकिन किन्हीं विशेष वातावरणीय दशाओं में निवासित कौन निवास कर रहे हैं? एक, वहाँ पर जैविक समुदाय बैठा हुआ है जो प्राणी हैं, पादप हैं। दूसरा, वहाँ पर जो बैठा हुआ है वो अजैविक घटक बैठे हुए हैं, जिनमें जल, ताप, दाब की बात की गई है, मृदा की बात की गई है। इन सब के बीच में जो संबंध होते हैं, उनके बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, उनके कारण से एक विशेष परिवेश का निर्माण होता है, जिसका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इन पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक वह शाखा है जो विविध वातावरणीय दशाओं, देखिए विविध वातावरणीय दशाओं का यह अभिप्राय लिया गया है। अलग अलग प्रकार के वातावरण, घास के मैदान एक अलग वातावरण में जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं। वहाँ पर अगर हम जलीय वातावरण की बात करेंगे तो जल के जितने प्राणी हैं वो जलीय वातावरण में ही निवास करते हैं, वो वहाँ रह रहे होते हैं। उसमें छोटे पादप भी होते हैं, सूक्ष्म पादप भी होते हैं, प्लैंकटन जिनको कहा गया है, और वहाँ पर जीव भी होते हैं। सूक्ष्म जीव से लेकर व्हेल तक की मछलियाँ, बड़े बड़े आकार की मछलियाँ उस वातावरण में निवास करती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पर्वतीय वातावरण हो सकता है, पहाड़ी वातावरण है, मैदानी क्षेत्र का वातावरण है, मरुस्थल की क्षेत्र का वातावरण है, नदी क्षेत्र का वातावरण है। ये अलग अलग जो वातावरण है उनको हमने कहा है विविध वातावरणीय दशाओं में जैविक विविधता। अब हर वातावरण में अलग प्रकार के जीवों का निवास हो रहा होगा। जैसे आपसे कहा कि ऊँट कहाँ निवास करता है? मरुस्थल में। ऊँट की विशेषता है कि वो मरुस्थलीय क्षेत्र में बिना पानी के, बिना भोजन के बहुत लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए उसकी ऊँट की दशाएं वहाँ पर उपयुक्त हैं, ऊँट के चलने के लिए दशाएं उपयुक्त हैं। इसी प्रकार मछली कहाँ मिलेगी? वो अलग वातावरण मिल रही है। तो विविध वातावरणीय दशाओं में जैविक विविधता और विशिष्ट दशाओं में विशेष जैविक समुदाय का अस्तित्व, हर वातावरण में एक अलग प्रकार के जैविक समुदाय का अस्तित्व वहाँ पर बना रहता है। डार्विन ने भी इस पर बात की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो उन वातावरणीय दशाओं में अपने आप को फिट कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, अपने आप को समाहित कर लेगा, अपने आप के जीवन को उसके अनुरूप ढाल लेगा, अपने आप को बना लेगा,
वही व्यक्ति वहां पर निवास कर सकता है। तो हर वातावरणीय दशाओं में एक अलग प्रकार के जीव निवास कर रहे हैं, और यही इन्हीं का अध्ययन कि वो वातावरणीय दशाओं में, उन विशेष वातावरणीय दशाओं में एक विशेष प्रकार का समुदाय, प्राणी और पादप दोनों वहाँ क्यों निवास कर पाते हैं, उनके अस्तित्व वहाँ पर क्यों होता है, वहाँ की विशेष दशाएं क्या हैं और उनके बीच में संबंध क्या हैं, यदि इनका एक समग्र अध्ययन देखा जाए तो उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। यह विशिष्ट वातावरणीय दशाओं में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों, परिवर्तनों और प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए, पारिस्थितिकी शब्द जब भी प्रयोग में लाया जाएगा, जब भी उसका उपयोग होगा, वहाँ पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द हमेशा जुड़ा हुआ है। ये सामान्य अध्ययन नहीं है, हमने कुछ भी बोला, उसका कारण बताया जाता है, क्यों ऐसा होता है, वही जीव वहाँ क्यों निवास करते हैं, यही वातावरणीय दशाओं में ये जीव क्यों रह पाए, इन सब की यदि बात की जाए तो वो ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ओडम, यूजिन पी ओडम एक बहुत बड़ा नाम, प्रचलित नाम है जो पारिस्थितिकी अध्ययनों के लिए लिया जाता है। तो ओडम साहब ने जिस तरह पारिस्थितिकी को परिभाषित किया, उन्होंने बड़ी सरल परिभाषा दी है पारिस्थितिकी की, कि पारिस्थितिकी किसी जैविक समुदाय का उसके वातावरण विशेष, यह वातावरण विशेष को ओडम ने कहा है आवासीय दशाएं, जहाँ वो निवास कर रहे हैं, वो जीव निवास कर रहे हैं, वो पादप हों, चाहे वो केवल पादप ही हो सकते हैं, केवल प्राणी हो सकते हैं, प्राणी और पादप दोनों हो सकते हैं। तो वो जहाँ रहते हैं उसको आवास कहते हैं, और उन आवासीय दशाओं यानी जहाँ उनका निवास है, वहाँ पर की जो उनकी वातावरण की जो विशेष दशाएं हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में यदि जीवों का अध्ययन किया जाए, जैविक समुदाय का अध्ययन किया जाए, तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है। और ये वैज्ञानिक अध्ययन है ओडम की परिभाषा के अनुरूप भी। इनके अनुसार पारिस्थितिकी मूलतः प्रकृति की संरचना और इसके कार्यों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन है। देखिए, यहाँ उन्होंने एक नई शब्दावली का प्रयोग किया है। ओडम ने जिस तरह इसको समझाने का प्रयास किया है, ना उन्होंने जैविक समुदाय या जैविक घटकों और न उन और कुछ बात की है, उन्होंने सीधे से कहा है कि पारिस्थितिकी मूलतः प्रकृति की संरचना, जो नेचर है, जो प्रकृति है, जहाँ पर कोई जीव या प्राणी समुदाय निवास कर रहा है, वहाँ की जो संरचना है और उसके कार्यों, प्रकृति और जीवों के बीच का जो उनके बीच में जो अंतर संबंध है, जो कार्य हैं, प्रकृति के जो फंक्शंस हैं, जीवों के जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उनके बीच में अंतर संबंध है, उनका अंतर, उस अंतर संबंध का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। यहाँ पर पारिस्थितिकी की अब ये परिभाषाएं, ठीक है, हमने परिभाषाओं को समझा, हमने शायद इसमें एक स्पष्टतः ये जानने की कोशिश की कि पारिस्थितिकी आखिर है क्या, पारिस्थितिकी में हम किनका अध्ययन कर रहे हैं, पारिस्थितिकी किसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर है परिवेश, और उस परिवेश में निवास कर रहे जीवों का, और उन जीवों का वहाँ के परिवेश के साथ क्या संबंध है, क्या अंतर क्रियाएं हैं और का प्रतिफल क्या है, इन सबको यदि समग्र रूप से देखा जाए, इस सब का एक समग्र वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी है। आइए समझते हैं पारिस्थितिकी की अवधारणा और उद्भव के बारे में, कि इसकी अवधारणा कैसे आई और क्या इसका अभिप्राय रहा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये केवल ये आधुनिक समय की बात नहीं है जब हम पारिस्थितिकी की चर्चा कर रहे हैं। पारिस्थितिकी की बात 400 ईसा पूर्व मैं बात कर रहा हूँ, 400 ईसा पूर्व पर जो आयुर्विज्ञान पर, मेडिकल साइंसेस के बारे में जो ग्रंथ लिखे गए, हिप्पोक्रेट्स ने लिखा 400 ईसा पूर्व, और उन्होंने जो मेडिकल साइंसेस यानी आयुर्विज्ञान पर जो अपना ग्रंथ लिखा, वो उस ग्रंथ का नाम था ऑन एयर्स, वाटर्स एंड प्लेसेस। ये उस ग्रंथ का नाम है। उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है कि यदि आयुर्विज्ञान को समझना है, यदि मेडिकल साइंसेस को समझना है, तो आपको पारिस्थितिकी के ज्ञान होना आवश्यक है। हम कब की बात कर रहे हैं? 400 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेट्स कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी को समझना आवश्यक है। उन्होंने पारिस्थितिकी के संदर्भ की बात की है 400 ईसा पूर्व। इसके बाद में अगर हम बात करें पारिस्थितिकी की अवधारणा का, सर्वप्रथम परिचय जब करवाने वाले थे वो थियोफ्रेस्ट थे, जो कि 370 से 250 ईसा पूर्व तक जिनका समय रहा है थियोफ्रेस्ट का। उन्होंने सर्वप्रथम ये पारिस्थितिकी की अवधारणा से परिचय करवाया। और एक और इसके बाद दो वैज्ञानिक जिनका नाम है एवी लीवनहुक, जो कि डच वैज्ञानिक थे, 1673 की बात कर रहे हैं, तथा जॉर्ज एमएल बफन जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, 1807 की बात कर रहे हैं। इन दोनों ने भी पारिस्थितिकी संबंधी कार्य किए। तो हम कहना क्या चाहते हैं इस बात से कि पारिस्थितिकी का ये जो संकल्पना है, जो पारिस्थितिकी की बात हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है।
पारिस्थितिकी के बारे में ईसा पूर्व से लेकर और हम 18वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी में 1673 में जब वो आ रहे हैं, जब लीवेनहुक ने बात की तो इनके बारे में बातें हुई हैं और इन सब का हमने संदर्भ भी बड़े उचित माध्यम से लिया गया है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि हैंस रीटर 1868 में इन्होंने क्या किया कि दो ग्रीक शब्द, एक था आइकोस, आइकोस का मतलब होता है ग्रीक भाषा में आवास, हिंदी में कहेंगे उसे आवास या घर, इंग्लिश में कहेंगे तो हैबिटाट। तो ये जो दो शब्द थे, एक तो था आइकोस, दूसरा शब्द था लोगोस। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। जितने भी शब्द विज्ञान के आपने जैसे कई बायोलॉजी, आप जूलॉजी, ये लॉजी शब्द जहाँ लगा हुआ है, ये लोगोस शब्द ग्रीक से आया हुआ है और इसका अर्थ होता है अध्ययन। हम अगर बायो यानी जीवों का अध्ययन कर रहे हैं तो बायोलॉजी बन जाता है, लॉजी तो लोगोस से लिया गया है। तो रीटर ने 1868 में दो ग्रीक शब्दों आइकोस यानी आवास और घर और दूसरा शब्द था लोगोस यानी अध्ययन से पारिस्थितिकी शब्द का निर्माण किया। लेकिन इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया है, जब कभी कहा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया, तो उसमें सब हमेशा जो नाम आता है वो जर्मन के जीव वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हीकल, जिन्होंने 1869 में इस शब्द का प्रतिपादन किया या सबसे पहले इसका उपयोग किया पारिस्थितिकी को। देखिए, हम अवधारणा की बात समझ रहे हैं, हम उसको उद्भव की बात समझ रहे हैं कि कैसे इसका उद्भव होता गया, कैसे इस पर बात आई। इसके बाद हीकल ने पारिस्थितिकी को क्या बताया, उन्होंने पारिस्थितिकी के बारे में कहा कि ये प्रकृति की व्यवस्था से संबंधित ज्ञान है। यहाँ पर देखिए, ना तो जैविक समुदाय, ना अजैविक घटक, ना वातावरण, कोई भी शब्द नहीं लिया। हीकल ने बड़े साधारण शब्दों में पारिस्थितिकी को परिभाषित किया कि ये पारिस्थितिकी क्या है, ये प्रकृति की व्यवस्था से संबंधित ज्ञान की बात है पारिस्थितिकी। इसके बाद में जब हम चलते हैं, ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री सर आर्थर टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रतिपादित की। आपने एक शब्द बहुत सामान्य रूप में सुना होगा जिसके बारे में चर्चा होती है, आप विभिन्न किताबों में, आपने अपनी इससे पूर्व की जो कक्षाओं में कहीं ना कहीं शब्द को सुना होगा, इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम का हिंदी में यदि इसे बात करें तो कहलाता है पारिस्थितिकीय तंत्र। तो पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना सबसे पहले टेंसले ने 1935 में प्रतिपादित की थी। इसके बाद पारिस्थितिकी अध्ययनों का दृष्टिकोण भी विकेंद्रित से गहनता की ओर उन्मुख हुआ। विकेंद्रित पहले बड़ा एक अलग अलग तरह का था, एक अलग विचार, एक अलग दृष्टिकोण। पारिस्थितिकी को कभी केवल कोई जीवों के बारे में अध्ययन की बात कह रहा है, कभी कोई केवल परिवेश तक की बात कह रहा है, कभी कोई कह रहा है ये प्रकृति की व्यवस्थाओं का अध्ययन है, कभी कोई कहता है प्रकृति की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन है। यानी विकेंद्रित विचार इसके बारे में रहे। लेकिन जब टेंसले ने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र की बात की, तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम अगले अध्याय में जब बात करेंगे तो फिर इसमें हम गहनता के साथ आपके साथ आएंगे। लेकिन अभी इतना समझना चाहिए कि जब पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाती है तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द में ही वो विशेष वातावरणीय दशाएं, वहाँ निवास कर रहे जीव, वहाँ पर उपस्थित अजैविक घटक, सबका समूह एक साथ इस शब्द पारिस्थितिक तंत्र में समाहित होता है। और ये व्यवस्थित विचार टेंसले ने 1935 में दिया था। इसके बाद से पारिस्थितिकी के बारे में व्यवस्थित एक अध्ययन की श्रृंखला आरंभ हुई। यहाँ पर हम एक और बात कहना चाहेंगे, भारत में अगर हम बात करते हैं कि भारत में पहली बार कब ये रहा होगा, तो भारत में पारिस्थितिकी अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हुए, जो कि वर्णनात्मक थे। उनमें वर्णन था, बहुत ज़्यादा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण या बहुत ज़्यादा विश्लेषण की बात नहीं की गई, लेकिन उनको वो वर्णनात्मक अध्ययन रहे जिनमें केवल वर्णन किए गए। और ये वर्णन अगर हम कहा जाए तो पारिस्थितिकी के संबंध में वर्णन हमारे वेद और पुराणों में भी मौजूद हैं। जब पर्यावरण के बारे में, जहाँ जीवों के और पर्यावरण के संबंध के बारे में बात की गई, वहाँ पर भी पारिस्थितिक अध्ययन बैठे हुए थे। लेकिन भारत में व्यवस्थित अध्ययनों की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के अंत में हमारे यहाँ पर ये अध्ययन आए और ये वर्णनात्मक प्रकृति के रहे। भारत में पहला व्यवस्थित जो पारिस्थितिक अध्ययन हुआ, इसके ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर कि भारत में ये पहली बार कहाँ हुआ। तो भारत में पहला व्यवस्थित जो पारिस्थितिक अध्ययन हुआ वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी ड्यूजोन ने किया। मैं पी ड्यूजोन साहब की बात कर रहा हूँ, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और उन्होंने इसके बारे में पहली बार भारत में एक व्यवस्थित अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करें हम लोग कि पारिस्थितिक अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए, ये तो हमने भारत की और एक उद्भव की बात कर ली, लेकिन इसके संदर्भ में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी काम हुए और वो क्या प्रयास थे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि 60 के दशक में बढ़ती जनसंख्या के दबाव
और पर्यावरणीय प्रभावों को अंतर समाहित करते हुए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी तो जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा पर्यावरण पर, संसाधनों पर और भूमि पर। सीमित भूमि आवास के लिए उपलब्ध होती है, हम भूमि को असीमित न माने, भूमि बहुत है लेकिन भूमि का सीमित क्षेत्रीय आवास योग्य है जहाँ पर मानव रह सकता है, जहाँ पर प्राणी रह सकते हैं। आपने निर्जन क्षेत्रों के बारे में सुना होगा, आपने बंजर भूमि के बारे में सुना होगा, वहाँ पर जीव तंत्र नहीं होता है या बहुत सूक्ष्म जीवी या बहुत सीमित मात्रा में जीव ही रहते हैं। लेकिन मानव का आवास उन उपयुक्त वातावरणीय दशाओं में रहता है, उन उपयुक्त वातावरण में ही मानव निवास करता है जो मानव के निवास के, उसके आर्थिक कार्यों के लिए, उसके जीवन के लिए, उसकी सामाजिक क्रियाओं के लिए जो अनुकूल होता है। तो मानव हमेशा अनुकूल वातावरण में निवास करता है एंड वो अनुकूल वातावरण पृथ्वी पर सीमित है। तो जब 60 के दशक में जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण, जैसा मैंने आपसे अभी ये बात की कि दबाव किस पर था, दबाव संसाधनों पर था, दबाव भौतिक घटकों पर था। हवा, जल, शुद्ध जल पीने के लिए मिल जाए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसके साथ साथ भूमि, आवास योग्य भूमि, इन सब पर जब दबाव बढ़ने लगा और उसके और पर्यावरणीय प्रभावों को उस पर, इसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव होंगे, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव होंगे और पर्यावरण के जनसंख्या पर क्या प्रभाव होंगे, इनको अंतर समाहित करते हुए पारिस्थितिकी अध्ययन दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया गया। ये 60वें दशक की बात हुई। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघों की परिषद, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघों की परिषद, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंसेस की एसोसिएशन जो इनकी थी, उसने सितंबर 1964 में एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम आरंभ किया। वो था अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञानीय कार्यक्रम। ये जो आईबीपी, जिसको शॉर्ट सूक्ष्म रूप में कह दिया जाता है, आईबीपी का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, वो आईबीपी का जो प्रोग्राम था वो सितंबर 1964 से जून 1972 तक चला। और उस प्रोग्राम का मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका प्रमुख उद्देश्य था कि पर्यावरण प्रबंधन और मानव अनुकूलनशीलता। ये अनुकूलन शब्द आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जब पर्यावरणीय दशाएं बदलने लगती हैं, वातावरण में परिवर्तन होते हैं, तो मानव ही नहीं, समस्त जैविक समुदाय, चाहे उसमें पौधे हों, चाहे उसमें आपके प्राणी हों, उनमें भी परिवर्तन होने लगते हैं। वो अपने आप को उस बदले हुए वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने लगते हैं, अपने आप में परिवर्तन करने लगते हैं। मैं पुनः उस शब्द को दोहरा रहा हूँ, जब डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बदले हुए परिवेश में अपने आप को ढाल लेगा, उस परिवेश के अनुरूप समायोजित कर लेगा, वही जीवित रहेगा, बाकी सब नहीं रहेंगे। और इसलिए शायद जब कभी बात की जाती है पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर्स वो क्यों गायब हो गए, क्योंकि कुछ इस प्रकार के परिवर्तन हुए होंगे जो उन बदले हुए वातावरण में वो अपने आप को समायोजित, अनुकूलन नहीं कर पाए और इसलिए उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। आज भी बहुत सारी प्रजातियों, पादपों की और प्राणियों की, उनके समाप्त होने के कगार पर हैं। उनके लिए अलग से बात की जा रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बात हो रही है। कुछ खतरे की श्रेणी में रखी गई हैं, कुछ विलुप्त श्रेणियां भी हो गई हैं जो विलुप्त भी हो गई हैं, और कुछ नई प्रजातियां भी जन्म ले रही हैं। तो ये क्या था? मानव अनुकूलनता, अनुकूलनशीलता। मानव अनुकूलनशीलता, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है तो मानव में भी अनुकूलन हो रहे हैं। तो परिवर्तन क्या हो रहे हैं, एक बात, उसमें मानव कैसे अनुकूल कर रहा है अपने आप को, मानव में अनुकूल करने की क्षमताएं क्या हैं, कितनी उसकी क्षमताएं, कैसे अनुकूल कर पाए। यदि इसके समग्र अध्ययन किया जाए तो ये आईबीपी यानी इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम का ये भाग था, प्रमुख उद्देश्य था। ये जो आईबीपी प्रोग्राम जिसकी हमने बात की थी, इस आईबीपी प्रोग्राम के कार्यक्रम के दो प्रमुख अध्ययन के उद्देश्य थे। पहला पर्यावरणीय प्रबंधन और दूसरा मानव अनुकूलनशीलता। पर्यावरणीय प्रबंधन यानी जो अजैविक घटक हैं उनके बारे में, वो किस प्रकार, उनकी क्या प्रकृति है, कैसे वो कार्य कर रहे हैं, क्या उनके प्रभाव हो रहे हैं। दूसरा मानव अनुकूलनशीलता यानी बदले हुए वातावरण में कैसे मानव अपने आप को ढाल रहा है, कैसे उनके अनुरूप अपने आप को परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले हमने बात की कि डार्विन ने क्या कहा, कि डार्विन ने बात की थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बदले हुए परिवेश में, बदले हुए वातावरण में अपने आप को ढाल लेगा, अपने आप को उपयुक्त बना लेगा, अपने आप को अनुकूल बना लेगा, वही जीवित रहेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। और शायद इसलिए पृथ्वी पर पहले प्राचीन काल में जो विशालकाय जीवों की बात की जाती थी, डायनासोर्स की बात की जाती थी, वो क्यों विलुप्त हो गए होंगे, वही एक कारण रहागा। वहाँ डार्विन का ये सिद्धांत समझ में आता है। दूसरी बात,
आज वर्तमान में भी कुछ प्रजातियां पादपों की और प्राणियों की ऐसी हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, कुछ खतरे पर आ गई हैं और उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये अनुकूलनशीलता का जो अभिप्राय वो ये है कि चाहे प्राणी हो या पादप, उन्हें बदले हुए वातावरण में अपने आप को समायोजित करना होगा और इसके अनुकूल बनाना होगा। जब ये दो बात आई, पर्यावरण प्रबंधन और मानव अनुकूलनशीलता, तो इन दोनों के बारे में एक बार अपन बात करना चाहेंगे कि पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत क्या करना था। विविध पारिस्थितिकीय तंत्रों की संरचना, उनके कार्य और एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति इनके व्यवहार संबंधी मूल्यांकन अध्ययन किए गए। ये आईबीपी प्रोग्राम का उद्देश्य था। क्या किए गए थे कि उसमें हम विविध पारिस्थितिकीय तंत्रों की संरचना, कार्यों एवं पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति इनके व्यवहार संबंधी मूल्यांकन के अध्ययन किए गए। और दूसरा पक्ष क्या था उद्देश्य का, मानव अनुकूलनशीलता। इसके अंतर्गत विभिन्न मानव जनसंख्याओं द्वारा पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुरूप अनुकूलनशीलता, विशेषतः पोषण, बाल विकास, वंशानुगत विभिन्नताओं पर प्रभाव आदि के अध्ययन किए गए। ये आईबीपी के अंतर्गत ये अध्ययन किए गए थे। इसके बाद में वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा मानव और जीवमंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे एमईबी कहा गया, आरंभ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों में सुधारों के वैज्ञानिक आधार, देखिए यह बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष रखा गया इस एमईबी प्रोग्राम का जो यूनेस्को ने शुरू किया 1971 में, कि मानव और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों में सुधार के वैज्ञानिक आधार स्थापित करना था कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि मानव अपनी क्रियाएं भी करे, मानव का अस्तित्व भी रहे, मानव का जीवन यापन भी हो, लेकिन पर्यावरण का भी क्षरण न हो, पर्यावरण भी अच्छा बना रहे। तो इनके वैज्ञानिक अध्ययन किए गए। इस कार्यक्रम में मानवीय आजीविका में सुधार लाने और लाभों के न्याय संगत बंटवारे, लाभ पर्यावरण का भी और मानव का भी, तो लाभों के न्याय संगत बंटवारे तथा प्राकृतिक एवं प्रबंधित पारिस्थितिकीय तंत्रों की सुरक्षा। प्राकृतिक नेचुरल इकोसिस्टम्स जो प्रकृति ने बनाए, जब मानव का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। दूसरे प्रबंधित पारिस्थितिकीय तंत्र यानी मैनेज्ड इकोसिस्टम, जो मेन आदमी के हस्तक्षेप के उपरांत जो इकोसिस्टम बने, पारिस्थितिकीय तंत्र बने, उनकी बात कर रहे हैं कि सुरक्षा को महत्व देते हुए अंतर अनुशासकीय कार्य, यह अंतर अनुशासकीयों को समझना है। ये केवल जीव विज्ञान के लोग अध्ययन नहीं कर रहे थे, ये केवल कोई रसायन शास्त्र के अध्ययन नहीं कर रहे थे, वनस्पति शास्त्र के अध्ययन नहीं कर रहे थे, भूगोल के लोग अध्ययन नहीं कर रहे थे। ये अंतर अनुशासकीय इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ को इन्होंने प्रमोट किया था, इसने एमईबी प्रोग्राम ने। इसके बाद हम बात करते हैं इस एमईबी प्रोग्राम के अंतर्गत मानव पर्यावरण अंतर संबंधित केंद्रित कार्य अध्ययनों के लिए प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों, कौन कौन सी डिसिप्लिन्स को लिया, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र केंद्रित उपागमों को सम्मिलित किया गया। यानी अप्रोचेज जो ली गई अध्ययन की, शिक्षा शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, इसमें सामाजिक विज्ञान जिसमें भूगोल भी बैठा हुआ है, जिसमें उनको साथ में प्राकृतिक साइंसेज जो बॉटनी, जूलॉजी, इन सब की अप्रोचेज को लेकर, उपागमों को लेकर इन अध्ययनों को किया गया। कि 1972 में जो मानव पर्यावरण केंद्रित स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN तथा प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि WWF, जो बहुत जाना हुआ नाम है, इन्होंने भी पारिस्थितिकीय अध्ययनों को प्रोत्साहित किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वो प्रयास थे जो कि पारिस्थितिकीय अध्ययनों के लिए किए गए। यहाँ पर हम आपको पारिस्थितिकीय उपप्रभाग के बारे में बताना चाहेंगे, जो इसका अंतिम भाग है हमारे आज के इस विमर्श का, कि पारिस्थितिकीय उपविभागों में ओडम ने पारिस्थितिकी को केवल 2 भागों में विभाजित किया। पहला स्वपारिस्थितिकी, यानी जिसमें केवल जीव या उस जीव के अन्य साथी जीवों, जिसे हम कहें प्रजाति या पूरी जाति। एक जीव होगा अकेला, यदि उसके और ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, और ज़्यादा संख्या हो जाएंगे, तो पूरी जाति या प्रजाति, वो पादप की हो सकती है, प्राणी की हो सकती है, उनका यदि अध्ययन किया जाए तो वो स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। और एक था समपारिस्थितिकी, जब बहुत सारे जीवों की मिलकर यदि एक जो समुदाय बनता है, यदि उस समुदाय का अध्ययन किया जाए तो इस स्वपारिस्थितिकी। तो ओडम ने 2 उपविभाग बताए थे प्रारंभ में। बाद में ओडम ने कहा कि हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं, इसको और थोड़ा गहराई में जाएं। तो पहला प्रजाति, यानी जहां हम एक जीव या उसकी जाति की बात कर रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे परिवेश के संदर्भ में, तो वो प्रजाति पारिस्थितिकी कहलाएगा। यदि हम उसकी पूरी जनसंख्या का अध्ययन करेंगे
तो ये जनसंख्या पारिस्थितिकी कहलाएगा। यदि विभिन्न जाति जीवों की जो जीवों से मिलकर जो समुदाय बनता है, यदि समुदाय का अध्ययन करेंगे तो समुदाय पारिस्थितिकी कहलाएगा। और जो अगर हम उस पूरे जिस परिवेश में वो निवास कर रहे हैं, यदि उसमें जीव, अजैविक घटक और परिवेश तीनों का यदि समग्र अध्ययन करेंगे तो ये पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाएगा। और अंत में यदि इन सब को मिला दिया जाए, जो अंतिम हम बात कहना चाहते हैं आज के इस अध्याय में, वो ये है कि यदि इन सब को मिला दिया जाए तो पारिस्थितिकी उपप्रभाग 3 प्रकार के प्रमुख उपप्रभाग हैं। स्व पारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी और आवास पारिस्थितिकी। आवास में हम केवल उसके पर्यावरणीय परिवेश का अध्ययन कर रहे होते हैं। सम पारिस्थितिकी और स्व पारिस्थितिकी के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। यदि इनको और उपविभाग में करते चले जाएं तो जाति या प्रजाति विशेष का अध्ययन करेंगे, जाति प्रजाति की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, समुदाय का अध्ययन करेंगे और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे। आवास के आधार पर यदि हम उपविभाग को फिर और बांटें तो 3 प्रकार के प्रमुख आवासों की बात की गई है। सागरीय पारिस्थितिकी, दूसरा मीठा या स्वच्छ जल पारिस्थितिकी और तीसरा स्थलीय पारिस्थितिकी। इनके और उपविभागों की वातावरणीय दशाओं की आधार पर इनको और उपविभागों में बांटा जा सकता है। पर बस इतना ही कि हमें पारिस्थितिकी के बारे में एक संकल्पना समझनी होगी कि पारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है, पारिस्थितिकी विभाग क्या है, पारिस्थितिकी का अध्ययनों का उद्देश्य क्या है, इनके बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे। आज हम सारांश में यदि आज के अध्याय की बात आपके साथ करें तो पारिस्थितिकी शब्द का उद्भव परिवेश अर्थात जैविक अजैविक वातावरणीय आवरण से हुआ है, ये हमें समझना है। पारिस्थितिकी शब्द का जो जन्म हुआ है वो जैविक और अजैविक वातावरणीय आवरण से हुआ है। दूसरा, प्राणियों पादपों की जाति या प्रजाति समुदाय अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं। ध्यान दीजिए, प्राणी हो या पादप, दोनों ही की बात की रही है। वो अपनी उनकी जाति प्रजाति या समुदाय जो भी हो वो अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं। उनकी संरचना, कार्य एवं उत्पादन जैविक अजैविक वातावरणीय आवरण से नियमित होते हैं। केवल एक जाति मानव की बात करें तो अकेला मानव ही सक्षम नहीं है, वो दूसरे जो जीव उसके साथ उस पारिस्थितिक तंत्र पर निवास कर रहे हैं वो उनसे भी प्रभावित होता है। वो पादपों की से भी प्रभावित होता है, उनके समुदाय से भी प्रभावित होता है। तो अतः प्रत्येक जीव अन्य जीवों और वनस्पति और अजैविक घटकों से भी प्रभावित होता है। और तीसरी बात, पारिस्थितिकी में परिवर्तन प्राणियों पादपों की जाति प्रजाति समुदाय में अनुकूलता के लिए प्रेरित करते हैं। जब कभी पारिस्थितिक परिवर्तन होंगे तो प्राणियों में और पादपों में अनुकूलनशीलता होगी ही होगी, क्योंकि यह उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कि मानव अस्तित्व प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी अध्ययन आवश्यक हैं। ये 400 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेट्स ने भी कही है और आज के दिनों से भी आवश्यक है कि यदि मानव अस्तित्व का प्रबंधन करना है तो हमें पारिस्थितिकी यानी परिवेश के संदर्भ में उनको समझना होगा। देखिए, आज के इस पूरी चर्चा में, आज के इस अध्याय में जो पारिस्थितिकी के बारे में हम बात कर रहे थे, इस पारिस्थितिकी के बारे में सारांश जो निकल कर आता है वो ये है कि पारिस्थितिकी अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये समझना आवश्यक है। क्यों इन अध्ययनों को किया जाता है? क्योंकि मानव अस्तित्व का यदि प्रबंधन समझना है और करना है, उसके लिए यदि दृष्टिकोण जो भी अपनाया जाएगा उसमें पर्यावरण का एक अहम भूमिका होती है, पर्यावरण की एक अहम भूमिका होती है, इसको हमें समझना है। इसलिए पारिस्थितिक अध्ययन किए जाने चाहिए। पारिस्थितिक अध्ययन में जैविक अजैविक घटकों का दोनों का महत्व है। प्रत्येक जीव अथवा पादप जो भी हो वो अपने वातावरण में, अपने परिवेश में जो दूसरे जीव और वातावरण रह रहे हैं उनसे प्रभावित होता ही होता है। और जब कभी पर्यावरण में वातावरण में अगर परिवर्तन होंगे तो प्रत्येक जीव अथवा पादप को अनुकूलनशीलता की प्रक्रिया से गुजरना होगा, उसे बदलना ही होता है। यदि वो नहीं बदलेंगे अपने आप को बदले हुए वातावरण के अनुरूप तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः इन पूरी चर्चाओं को यदि इन तीनों बिंदुओं को एक साथ देखें तो हमें लगता है कि पारिस्थितिकी के जो अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पारिस्थितिकी अध्ययनों को समझने के उपरांत ही हम उनके पारिस्थितिक तंत्रों को, जीवों की, पादपों की और अजैविक घटकों के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं को, उनके प्रभावों को और उनके अंतर संबंधों के और अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित हो रहे नए वातावरण के बारे में समझने के लिए ये सब अध्ययन हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। आज के अध्याय में बस इतना ही। आपसे अगले अध्याय में फिर एक बार हम मिलेंगे। नमस्कार।